हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर होगा 5। इसमें हम आपको बता रहे थे चैप्टर 2 जिसका नाम था आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको हमने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बताया, उसका कंस्ट्रक्शन बताया, उसकी वर्किंग बताया और उसके एप्लीकेशंस को बता दिया। ठीक है मेरे दोस्तों, अब उनको स्टार्ट करने के लिए हमें किस प्रकार के इंडक्शन मोटर होते हैं, जो 5 प्रकार के हमने इंडक्शन मोटर बताया मेरे दोस्तों, उन्हीं को आपको पढ़ना है। तो हमने आपको दोस्तों एक मोटर बता चुका हूं। अब आज का जो लेक्चर होगा वो होगा कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर होता क्या है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं इस समय। गलत काम ये क्या क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। वीडियो को दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग नहीं देख पा रहे हैं दोस्तों, अपने दोस्तों का भी ध्यान में, अपने दोस्तों को ध्यान में रखते हुए चलिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बस इतना ही कहना था। गलत आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अपने हित में ही कर रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे, थोड़ा इंजॉयमेंट के साथ सभी चीज़ों को समझाएंगे भी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी किसी भी बात से बुरा लग जाए तो दोस्तों आप हमें अपना भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको जो चीज़ें समझा पाऊंगा अच्छे से, या थोड़ा बुरा लगे दोस्तों तो उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा। तो चलिए आज का लेक्चर को शुरू करते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसमें हम आपको बताएंगे कैपेसिटर इंडक्शन मोटर क्या होता है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर क्या होता है। पहले इसके बारे में बता देंगे दोस्तों, उसके बाद जब आपकी इसकी चित्र दिखाएंगे कि इसका कैसा चित्र होता है, तो उसके माध्यम से भी आपको बता देंगे, तो आपको बहुत ही आसानी से यह कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर याद हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए देखते हैं। इस प्रकार के इंडक्शन मोटर में एक कैपेसिटर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच से कनेक्ट स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। कहने की बात यहाँ पे ये है मेरे दोस्तों कि जो हमारा यह इंडक्शन मोटर होगा, कौन सा इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो कहने की बात यहाँ पे ये है मेरे दोस्तों कि जो हमारा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर होगा, उसमें हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी, कैपेसिटर होगा और सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होगा वो सभी किस में कनेक्ट होंगे मेरे दोस्तों, सीरीज में कनेक्ट होंगे। यानी तीनों चीजें किस में कनेक्ट होंगी मेरे दोस्तों, सीरीज में कनेक्ट होगी। ये आपके लिखने का ढंग है। ठीक है, कि आप कैसे लिखते हैं इन चीजों को, कि जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, कैपेसिटर होता है और सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है, ये तीनों किस में होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, सीरीज में कनेक्ट होते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं। आगे की बात क्या है इसमें, कि इस कैपेसिटर का प्रयोग मोटर के प्रारंभ में स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। कहने की बात यह है मेरे दोस्तों कि जो हमने कैपेसिटर इसमें यूज किया है, उसका प्रयोग केवल हम मोटर को स्टार्ट करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। जब तक कि यह पर्याप्त स्पीड प्राप्त नहीं कर लेता है, उसके मतलब कि कहने की बात यह है यहाँ पे कि जो हमारा क्या कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है, यह जब हमारी मोटर को फुल मतलब कि पर्याप्त स्पीड पर नहीं ला देता, तब तक यह कैपेसिटर क्या करता है, स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं करता है। ठीक है, जब हमारी मोटर क्या होती है, फुल स्पीड में हो जाती है, यानी हमारी मोटर रनिंग कंडीशन में हो जाती है, तो कैपेसिटर क्या हो जाता है, स्विच के माध्यम से इसको परिपथ से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो क्या है, आगे देख लेते हैं क्या है। जब तक कि यह पर्याप्त स्पीड प्राप्त नहीं कर लेता, कौन, मोटर हमारी स्पीड प्राप्त नहीं कर लेता है, उसके बाद कैपेसिटर को स्विच खोलकर, यानी स्विच के माध्यम से हम क्या कर देते हैं, डिस्कनेक्ट किया जाता है। अब दोस्तों मेरा बोर्ड में स्विच लगा है, तो उसको बोर्ड में जाके खोलते नहीं है, बल्कि हमारा स्विच का डेफिनेशन ही यही होता है मेरे दोस्तों कि हम किसी भी परिपथ को क्या करते हैं, जोड़ने या तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे वही बात है, खोलने या बंद करने का काम करता है स्विच। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, इसकी संरचना देख लेते हैं। तो मेरे दोस्तों हमने अभी जो चीजें बताया है आपको, वही चीजें यहाँ संरचना में भी आपको मिलने वाला है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो वही चीजें आपको संरचना में मिलने वाला है। तो क्या है मेरे दोस्तों, इसको आप देख लीजिए। कह रहा है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का जो चित्र है उसको कैसे बनाएंगे। तो इस तरफ हमारी क्या होती है, पावर सप्लाई होती है। थोड़ा चित्र आप अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, इस तरफ हम देते हैं पावर सप्लाई। तो इस यहाँ पे आप
एक फेज कह सकते हैं और यहाँ पे एक आप न्यूट्रल कह सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एक फेज है, यहाँ पे एक न्यूट्रल है। तो क्या होता है, जब हमारी पावर सप्लाई यहाँ से जब चालू होती है तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, मेन वाइंडिंग होती है। कौन सी वाइंडिंग होती है मेरे दोस्तों, तो मेन वाइंडिंग होती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हमने कहा कि स्टार्टिंग वाइंडिंग, कैपेसिटर और स्विच सॉरी सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है, तीनों किसमें है, श्रेणी क्रम में है। आपके सामने है मेरे दोस्तों, आपके सामने सारा चित्र रखा हुआ है, आप देख लीजिए। क्या हमने गलत कहा, नहीं मेरे दोस्तों, हमने जो कहा वही है। क्या कहा था कि जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर और स्विच सॉरी सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच होता है, तीनों किसमें होते हैं, सीरीज में कनेक्ट होते हैं। आइए थोड़ी हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो क्या जो हमने कहा वो सही है या गलत है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो क्या कहा, इस प्रकार के इंडक्शन मोटर में एक कैपेसिटर, क्या आपने कैपेसिटर देखा, तो देख लीजिए आप एक बार और। यहाँ पे क्या कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर हो गया। आगे क्या है, आगे है एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच से कनेक्ट होता है, जो हमारा यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक कैपेसिटर हुआ, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच हुआ, एक इससे कनेक्ट है, कैपेसिटर से कनेक्ट है। और आगे की बात क्या है, कैपेसिटर से कनेक्ट होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग, जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। तो मेरे दोस्तों आपने देख लिया कि जो हमारी सीरीज स्टार्टिंग वाइंडिंग है, एक कैपेसिटर है, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है, एक किस क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में संयोजित है मेरे दोस्तों। तो इसमें यहाँ पे इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या कहा हमने, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं मेरे दोस्तों। क्या करना है कि जो हमारी कैपेसिटर के अब जैसे हमने आपका डेफिनेशन लिखा है, सेम टू सेम वैसा नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर तथा सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होते हैं, ये तीनों श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो मेरे दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अगर आपको और कुछ लिखना है तो जो क्या लिखेंगे आप, स्टार्टिंग वाइंडिंग, कैपेसिटर, स्विच, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तथा हमारी जो मेन वाइंडिंग होती है यह समांतर क्रम में संयोजित होती है। तो क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई, कैपेसिटर हो गया, सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो गया। ये किसमें संयोजित किया गया है मेरे दोस्तों, तो ये जो है आपका पैरेलल क्रम में संयोजित किया गया है, यानी समांतर क्रम में संयोजित किया गया है मेन वाइंडिंग को। तो इतनी सारी चीजें आप लिख सकते हैं कि नहीं, आप हमें ये बताइए। हमने अभी इसमें ज्यादा कुछ चीजें नहीं बताया मेरे दोस्तों। अभी इसमें हम लिखना चाहते तो यहाँ पे लिख सकते थे कि जो हमारा, हमने एक चीज नहीं लिखा है, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है, क्या कि जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर और सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होते हैं, ये सीरीज में कनेक्ट होते हैं तथा हमारी जो मेन वाइंडिंग होती है वो परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित होती है, यानी मोटर में हमारी क्या होती है, समांतर क्रम में संयोजित होती है। और आप रोटर के बारे में क्या लिख सकते हैं, वो तो आप जानते ही हैं। रोटर के बारे में हमने बता दिया कि यह मोटर के घूर्णी पार्ट है, यह मोटर के अंदर घूमता है, ठीक है। तो इसके बारे में इतना लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि नहीं मेरे दोस्तों, इतनी चार सारी चीजें आप लिख सकते हैं। अब बात आती है कि कैपेसिटर क्या सॉरी सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या काम कर रहा है, कि जब हमारी मोटर रनिंग कंडीशन में आ जाती है, मतलब कि इसका इन लोगों का काम क्या होता है कि मोटर को रनिंग कंडीशन में लाएं। और जब हमारी मोटर रनिंग कंडीशन में आ जाती है तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है, ये कैपेसिटर को क्या कर देता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है। यानी बात कहने की बात यह है कि यानी हमारा कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर देगा तो यहाँ से हमारी सप्लाई इधर जाएगी ही नहीं। तो कहने की बात यह है, या तो आप कह लीजिए स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करता है या कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करता है, किसी एक को डिस्कनेक्ट करेगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें इतनी बातें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, आपको एक बात और बता दें कि यहीं पे आप सारी चीजें याद कर लीजिए। कैसे मेरे दोस्तों, तो अब आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये हम आपको बता रहे हैं। आपने डेफिनेशन देखा है, वो अलग की बात है। क्या है कि जो हमारा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर होता है, इसमें एक स्टार्टिंग वाइंडिंग तथा कैपेसिटर और सेंट्रीफ्यूगल स्विच को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। इतनी बातें आप समझ में लिख लेंगे कि नहीं। हमने क्या कहा, स्टार्टिंग वाइंडिंग तथा कैपेसिटर और सेंट्रीफ्यूगल स्विच को मोटर जो हमारा स्विच होता है, इन सभी को परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तथा हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच, कैपेसिटर और स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है, यह क्या होती है, मेन वाइंडिंग। ये देखिए, ये तीनों तो हमारी सीरीज में कनेक्ट हैं और इनको क्या लिखेंगे आप, हमारे जो मेन वाइंडिंग होती है परिपथ में पैरेलल में
कनेक्ट होती है या समांतर क्रम में संयोजित होती है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इतनी बातें आप लिख सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल का काम भी लिख दीजिएगा आप कि जब हमारी मोटर रनिंग कंडीशन में पूर्णतः आ जाती है तो यह परिपथ को क्या कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है, यानी कैपेसिटर को क्या कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है, या आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या करता है, डिस्कनेक्ट करता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए थोड़ा फेजर एंगल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फेजर एंगल दिख रहा होगा। ये हो गई ये हमारी हो गई वोल्टेज, ये हो गई करंट हो गई, ये हमारी मेन करंट हो गई मेरे दोस्तों। तो इतनी इसमें बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से थोड़ा फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ से जब हमारी करंट चली, चलिए यहाँ पे दिखा देते थोड़ा, यहाँ से हमारी करंट चली तो है हमारी करंट दो भागों में डिवाइड होगी। ये किसके नियम से कह रहे हैं मेरे दोस्तों, तो ये केसीएल लॉ कहता है कि जब हमारी करंट होती है किसी नोड से या किसी जंक्शन से दो भागों में डिवाइड हो जाती है, तो जो हमारी करंट इस तरफ आई इसको हम आई एम कहेंगे। आई एम क्यों कह रहे हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि यह हमारा मेन करंट है, मेन वाइंडिंग की करंट है, यानी इसे आई एम हम लिख देंगे। और इससे क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, हम लिख सकते हैं आई एस, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट। ठीक है, तो यहाँ पे इन सभी चीजों को लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, आई एस ले सकते हैं। आई एस का मतलब है कि स्टार्टिंग करंट। ठीक है, स्टार्टिंग करंट है। तो इसमें देखिए यहाँ पे इन सभी चीजों को, यहाँ से जो यहाँ का एंगल बनेगा हमारा, ये इसको हम पूरे को क्या कह देंगे कि हमारा कोण बना है कितना, अल्फा बना है। ठीक है, तो सॉरी, ये पूरा हम कह सकते हैं ये हमारा थीटा कोण बना है, और यहाँ से यहाँ का जो कोण बना है ए अल्फा बना है। और दोस्तों मेरा जो मेन करंट, जो हमारी वोल्टेज होती है, ये करंट से क्या कर रही है, लैग कर रही है। ठीक है, यानी हमारा इस कंडीशन में देखेंगे तो हमारा जो वोल्टेज होगा वो कैपेसिटर की इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो वोल्टेज होता है वो क्या करता है, करंट से लैग करता है, यानी हमारी करंट जो है लैग करती है। तो इसका हम अगर रिजल्टेंट करंट निकालते हैं तो कुछ हमारा आई प्राप्त होता है। तो इसमें इतनी सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फेजर एंगल में थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखना होता है आपको। इसमें मेन फील्ड वाइंडिंग वोल्टेज को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि यह कैपेसिटर के स्टार्ट के कारण कैपेसिटिव प्रकृति का है। ठीक है, कैसी प्रकृति रखता है मेरे दोस्तों, कैपेसिटिव प्रकृति रखता है। तो अगर आपने BEE पढ़ा होगा मेरे दोस्तों पीछे आपने, तो वहां पे इन सभी चीजों को पढ़ा होगा। ठीक है, तो फेजर एंगल अगर आपने नहीं समझ पाया दोस्तों तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या देखना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो फेजर जो आपने BEE पढ़ा है वहां पे आप जाके आप अपनी बुक उठाइए BEE की, उसको पढ़ लीजिए। आपको फेजर एंगल मेरे दोस्तों बहुत सिंपल है यार, इसको खींच लेंगे आप। ठीक है, आगे क्या है, बेहतर पावर फैक्टर के साथ टार्क अधिक होगा। बहुत अच्छी बात आ गई कि जो हमारा बेहतर अच्छा पावर फैक्टर, यानी जो हमारा पावर फैक्टर होगा अच्छा होगा तो टार्क भी अधिक होगा। ठीक है, और रोटर के बाद कैपेसिटर को हटाकर एक स्विच का उपयोग करने से टॉर्क कम हो जाता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर हमने कैपेसिटर को हटा दिया तो स्विच का प्रयोग करने से हमारा क्या होगा, क्या होता है कि हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच को बस लगा दें और हमारा कैपेसिटर न लगाएं तो क्या होगा मेरे दोस्तों कि हमारा जो टॉर्क होगा वो कम होगा, यानी कम हो जाएगा। ठीक है, इसमें इतनी बातें ध्यान में रखनी है। अब बात आती है कि भैया हमने इन सभी चीज़ों को तो पढ़ लिया, अब इसका एप्लीकेशन भी बता दीजिए हमें क्या होता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो मेरे दोस्तों इसका यूज भी बहुत सिंपल है। क्या है, इसका यूज भी बहुत सिंपल है। तो इनका प्रयोग ऐसे स्थानों पे किया जाता है मेरे दोस्तों जहाँ पे हाई लोड यानी हैवी लोड, भारी लोड का उपयोग किया जाता हो। यानी जैसे कि क्या होता है कि जहाँ पे भारी लोड का उपयोग किया जाता है, आपने जैसे क्रेन में देखा होगा तो वहां पे ज्यादा लोड को वेयर कराया जाता है मेरे दोस्तों, ज्यादा लोड को उठाया जाता है। तो वहां पे आप कह सकते हैं कि इस प्रकार की मोटर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका उपयोग हैवी लोड अनुप्रयोगों पर किया जाता है, जैसे जहां बार बार स्टार्ट करने की आवश्यकता होती है। कहने की बात यह है मेरे दोस्तों कि हमारा कोई काम ऐसा हो जो बार बार करने के लिए किया जाता हो, वहां पे इसका यूज करते हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं। रेफ्रिजरेटर, कन्वेयर बेल्ट और अन्य मशीनों में प्रयोग करके एयर कंडीशनर कंप्रेसर में प्रयुक्त किया जाता है मेरे दोस्तों। रेफ्रिजरेटर मतलब होता है जो आपके घरों में फ्रिज होता है।
तो फ्रिज क्या होता है, आप बार जब हमारा पानी ठंडा हो जाता है तो उसे फिर चालू कर देते हैं, सॉरी जब हमारा पानी थोड़ा गर्म हो जाता है तो फिर से उसे चालू करके आप क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। तो वो प्रोसेस जो होता है, हमें सब्जियां रखनी है तो उसे भी फिर से आप चालू करेंगे तो वहां पे क्या होता है, बार बार खोलने और बंद करने का काम होता है। तो दोस्तों इसमें इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी थी। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने क्या बताया कि जो हमारा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर होता है वो क्या होता है, और उसको उसके बारे में आपने अच्छे से समझ लिया होगा दोस्तों। तो आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर क्या होता है, इसका संरचना लिखिए तथा फेजर एंगल भी बताइए, तो आप लिख सकते हैं कि नहीं। अगर एप्लीकेशन आता है दोस्तों, इतनी सारी चीजें आ जाएंगी तो आप जरूर लिख लेंगे, क्योंकि हमने जो बताया वही चीजें होती हैं, ठीक है। अब बात आती है हमें कल क्या पढ़ना है। तो दोस्तों हमें कल का जो टॉपिक होगा, हमने दो चीजों को बता दिया है आपका। तो तीसरी चीज क्या है आपका, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों। जितनी भी आपको पांच हैं, पांच मोटरें जो बताऊंगा इंडक्शन की, वो पांचों वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। तो आप प्लीज लेक्चर को क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं करूंगा कहूंगा दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा जब आप देखेंगे ही नहीं। तो दोस्तों आप क्या करते हैं कि पीडीएफ के चक्कर में पड़े रहते हैं कि कब पीडीएफ मिल जाए और कब लिख लें। तो दोस्तों जो चीज़ें नहीं समझ में आती है भैया, तो वीडियो क्यों बनाया जाता है, तो आप इसके बारे में आप जरूर बताना हमें। तो दोस्तों आपको कल के लेक्चर में, यानी अगले वाले लेक्चर में, लेक्चर 5 या 6 जो लेक्चर होगा आपका, कौन सा लेक्चर है, आज का लेक्चर 5 है। लेक्चर 6 में दोस्तों आपका बहुत ही धमाका होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर आप पूरी मशीन यानी सिंगल फेज और थ्री फेज की मशीन पढ़ लिए मेरे दोस्तों, तो 30 नंबर तो यहीं से बन जाता है। बनता कहाँ है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से, और उधर फिर आपका बन जाता है सिंक्रोनस मोटर से, और एक हमारा होता है प्रोटेक्शन से, ठीक है, मशीनों के प्रोटेक्शन से। तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें ध्यान में रखनी है आपको। तो दोस्तों आगे जो आपका होने वाला है वो तो आपने समझ लिया होगा, ठीक है। तो दोस्तों स्पेशल मशीन है आपका लास्ट वाला, उस वहां से भी आपका अच्छा खासा नंबर आ जाएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि उसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो रही हैं दोस्तों। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है दोस्तों, तो जो चीज़ें आपकी छूटेगी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, उन सभी चीज़ों के बारे में हमें अवेयर कराएंगे कि सर ये हमारी चीज़ें छूट रही हैं। तो दोस्तों उसको हम आपको बताएंगे। हाँ एक बात और, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हमने दो टॉपिक छोड़ दिया है दोस्तों, गलती से छूट गया है, छोड़ा नहीं है दोस्तों, लेकिन उन टॉपिक को जल्द ही आपको बताऊंगा, ठीक है। उन टॉपिक को जल्द ही आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इस लेक्चर में विदा मांगते हैं। तो दोस्तों अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा करेंगे, क्योंकि आप लोग यार छोटी छोटी बातों पे रूठ जाते हैं। तो गाना एक है कि छोटी छोटी बातों पे तू यूं मुंह ना फुलाया करो, और आगे जो होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा है वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद जय भारत।